हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जीबीएस के बारे में यानी कि गुइलेन-बेयर सिंड्रोम। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की एक डिजीज़ है। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको इस जीबीएस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम जीबीएस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। दिस सिंड्रोम इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पोस्ट इन्फेक्शियस पोलोन्यूरोपैथी कैरेक्टराइज्ड एज रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। जीबीएस सिंड्रोम एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और पोस्ट इन्फेक्शियस यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद होने वाली एक सिंड्रोम है, जो कि पॉलीन्यूरोपैथी करती है, यानी कि एक साथ बहुत सारी नर्व्स को डैमेज करती है और साथ में हमारी पेरिफेरल नर्व्स की जो माइलिन शीथ है, उसे रैपिडली और प्रोग्रेसिव तरीके से डीजनरेशन करती है। सिंड्रोम अफेक्ट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रिजल्ट लॉस ऑफ माइलिन एंड एडीमिया इन्फ्लेमेशन ऑफ द अफेक्टेड नर्व्स रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन टू द पेरिफेरी। जीबी सिंड्रोम हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और साथ में उसकी जो माइलिन शीथ है उसे डिजनरेट करती है और जो अफेक्टेड नर्व्स हैं वहाँ एडिमा और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारी पेरिफेरी में जो न्यूरोट्रांसमिशन प्रॉपर्टी होती है उसका लॉस होने लग जाता है। सिंड्रोम एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि हमारी पेरिफेरल नर्व से उसको इफेक्ट करता है। देखते हैं इसका इंसिडेंस। जीबीएस सिंड्रोम कैन occur in all age group but typically seen in adults. It is more common in males than females. जीबीएस सिंड्रोम वैसे तो हर एक एज ग्रुप्स में होता है, पर टिपिकली है एडल्ट्स में ज़्यादा शो होता है और मोर कॉमनली मेल्स में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसके ईटियोलॉजी और कुछ रिस्क फैक्टर्स की। तो द एग्जैक्ट ईटियोलॉजी ऑफ जीबीएस इज अननोन, यानी कि जीबीएस सिंड्रोम की एग्जैक्ट जो कारण है वो अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ स्टडीज हैं ये बताती हैं कि यह एक सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है पेरिफेरल नर्व्स को, इसलिए हम इसे ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस ऑटोइम्यून एक्शन को ट्रिगर करते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, ट्रोमा, सर्जरी या फिर वायरल इम्यूनाइजेशन जैसे रेबीज, स्वाइन फ्लू वगैरह। अब बात करते हैं ऐसे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की जो इस एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कैम्पीपाइलोबैक्टीरिया जेजुनी, साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, वेरिसिला जोस्टर, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि एचआईवी। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जीबीएस एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि शुरुआत में नहीं होता है। यह एक पोस्ट इन्फेक्शियस सिंड्रोम है, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन जैसे रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इन दो इन्फेक्शन के होने के बाद में यह सिंड्रोम ओकर होता है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, स्टिमुलेशन ऑफ ऑल्टर्ड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है वो ऑल्टर होने लगते हैं। इसकी वजह से हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेंसिटाइज होने लग जाती है, किसके माइलिन शीथ के प्रति, किसकी पेरिफेरल नर्व्स की, और उसके अंदर एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ मैक्रोफेज एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फॉर फेगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज का वहाँ से माइग्रेशन हो जाता है और जो अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है वो फेगोसाइटोसिस की तरफ बढ़ते हैं। उसकी वजह से पेरिफेरल नर्व्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और एडिमा होने लगता है और साथ में उनकी जो माइलिन शीथ है उसका डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे नर्व इम्पल्स है उनका ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाता है और धीरे धीरे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। इस वजह से जो पेरिफेरल नर्व्स की मसल्स हैं वो डिनर्वेशन और एट्रोपी यानी कि वहाँ धीरे धीरे नर्व्स का लॉस होने लग जाता है। उसके बाद में बॉडी पे साइन एंड सिम्टम्स जीबीएस सिंड्रोम के ओकर हो जाते हैं। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स की कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स ओकर होते हैं। तो द सिम्टम्स ऑफ जीबीएस अपीयर 1 to 3 वीक्स आफ्टर एन अपर रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन। जीबीएस सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स है वो 1 से 3 वीक बाद में होंगे, कब? अपर रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन के। साथ में वीकनेस हो सकती है लोअर एक्सट्रीमिटीज की, पैरास्थेसिया हो सकता है यानी कि नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, हाइपोरिफ्लेक्सिया और एरिफ्लेक्सिया हो सकता है यानी कि लैक ऑफ रिफ्लेक्सिस का लॉस होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी सही ढंग से रिफ्लेक्स एक्शंस को नहीं कर पाती है। प्रोग्रेसिव हाइपोरिफ्लेक्शन वीकनेस रिजल्ट इन क्वाड्रिप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया। हाइपोटोनिया यानी कि मसल टोन है वो रिड्यूस हो जाता है, टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो लॉस्ट होने लग जाते हैं, और डी पैकिंग मसल पेन इन शोल्डर गल्डर एंड थाइज। शोल्डर गल्डर और थाइज के अंदर बहुत ही जोरदार पेन होने लग जाता है। यदि एएनएस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये बहुत डेंजरस है। बहुत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिकली क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स शो कर होते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वो होता है यानी कि जब कोई व्यक्ति बैठने या लेटने की पोजीशन से अचानक खड़ा होता है तो उसका बीपी पूरी तरीके से गिर जाता है, उसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं।
उसके बाद में अचानक से उसका बीपी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और साथ में वेगल रिस्पॉन्स का एब्नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, एरिथमियाज़, एसिस्टोल। साथ में जो पिपिलरी है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, फेशियल फ्लशिंग यानी कि रेडनेस होने लग जाती है चेहरे पे, और डायफोरेसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेट आने लगता है बॉडी पे, और डिसफंक्शन एंड पैरालिटिक इलियस, बाउल जो मूवमेंट है उसका डिसफंक्शन होने लग जाता है। और पैरालिटिक इलियस वह होता है जिसके अंदर ना हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट एकदम से रुक जाता है बिना किसी फिजिकल ब्लॉकेज के। ब्लैडर का डिसफंक्शन हो जाता है और यूरिनरी रिटेंशन होने लगता है। जीबीएस सिंड्रोम है वो हमारे कॉन्शियस लेवल और कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको अफेक्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस और क्या-क्या टेस्ट हम जीबीएस के लिए करवा सकते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन होगी रेस्पिरेटरी मसल के अंदर अंदर पैरालिसिस डेवलप होने लग जाएगा और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, जो कि एक मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। सांस के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकता है, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से टेस्ट हम जीबीएस के लिए करवा सकते हैं। सबसे पहले हम उसे कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, जिसके अंदर हमें उसे का रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन जो कि 1 से 3 वीक पहले हुआ हो, उसको की हेल्थ हिस्ट्री हमें कलेक्ट करनी है। साथ के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, यानी कि उसके साइन एंड सिम्पटम्स के बेस पे हमें एक एविडेंस कलेक्ट करना है। साथ में हम सीएसएफ एनालिसिस करवा सकते हैं, ताकि हमें उसका प्रोटीन लेवल है वो पता हो। इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन स्टडीज हम करवा सकते हैं। रिड्यूस नर्व कंडक्शन है अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज की उसको रिवील करता है। इसके मैनेजमेंट की, तो जीबीएस सिंड्रोम एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हाई इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि पेशेंट रेस्पिरेटरी मसल के पैरालिसिस की तरफ जा रहा हो, तो हमें उसके लिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेटर बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट में प्लाज्माफेरेसिस का यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, ताकि जितनी भी एब्नॉर्मल एंटीबॉडीज़ है वो ब्लड से रिमूव हो सके। हाई डोज़ ऑफ इम्यूनोग्लोबिन उसका आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि एकदम हाइली इफेक्टिव और सेफ है। फॉर एग्जांपल सेंडोग्लोबुलिन। कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या-क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलाई इनके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स और एंटी एम्बोलिज्म दे सकते हैं। हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए वैसोप्रेसर एजेंट्स हैं, उनका आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें डोपामाइन हो गया, और वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स दे सकते हैं। इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हम इसकी जो असेंडिंग पैरालिसिस है रेस्पिरेटरी मसल्स की, उसको मॉनिटर और असेस करना है। उसके बाद में असेस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक फंक्शंस, रेस्पिरेटरी और कार्डियक फंक्शंस को असेस करना है, एबीजी वैल्यूज़ को मॉनिटर करना है, गैग कोरोनियल और स्वेलिंग रिफ्लेक्स है, उनको असेस करना है, और साथ में मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, जिसमें बीपी और पल्स स्पेशली, और ईसीजी, कार्डियक रेट और रिदम को मॉनिटर करना है। साथ में उसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो रही है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसको मॉनिटर करना है, और पैरालिटिक इलियस के लिए हमें बाउल साउंड का ऑस्कल्टेशन की मदद से करना है कि बाउल साउंड कैसा है।